चलो सो गाइस, हाय एवरीवन। आज अपन स्टार्ट करेंगे रिवीजन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कौन सा इनकम यहाँ पे डिस्कस करना है। वो है रेंटल इनकम। प्रॉपर्टी के दो इनकम आते हैं, एक तो रेंटल इनकम आएगा तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। सेकंड, अगर प्रॉपर्टी को आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज में, जैसे मेरा ऑफिस में बिजनेस यूज कर रहा हूँ तो वो बिजनेस इनकम में जाएगा। तीसरा, जब अपन उसको बेचेंगे तो फायदा होगा या लॉस होगा, मोस्टली फायदा होता है, वो जाएगा कैपिटल गेन में। तो प्रॉपर्टी का तीन यूज होता है, तो यूज के हिसाब से डिसाइड होता है। तो रेंटल इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगा, है ना। यहाँ पे हाउस का मतलब क्या है सर? दोनों है, रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल दोनों कवर्ड है। सो प्रॉपर्टी कैन बी रेसिडेंशियल, प्रॉपर्टी कैन बी कमर्शियल। ओके, एंड हाउ प्रॉपर्टी का मतलब है कंप्लीटेड। तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो लेट आउट हो ही नहीं सकता, वो बिजनेस में हो नहीं सकता। तो जो प्रॉपर्टी कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड का मतलब आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट है ना, या आपके पास पोजेशन लेटर है, तो उसको बोलते हैं कंप्लीशन। तो ये तीनों अगर कंडीशन फुलफिल होते हैं तो फिर जो भी रेंटल इनकम आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, चलिए, तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है, अल्टरनेट टैक्स रिजीम में क्या होगा, क्योंकि अब ये एग्जाम में बाय डिफॉल्ट ऑप्शन क्या है, अल्टरनेट टैक्स रिजीम। तो अगर आप अल्टरनेट टैक्स रिजीम में जाते हो तो बस ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, बस बाकी सब कुछ मिलेगा। म्यूनसिपल टैक्स का रिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% दोनों में मिलेगा, इंटरेस्ट में लेट आउट है तो भी दोनों में मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो नहीं मिलेगा, स्टॉक इन ट्रेड है तो मिलेगा जो बिल्डर्स के लिए है वो। करेक्ट ना। सेट ऑफ ब्रॉड फॉर रेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी एंड लॉसेस नॉट अलाउड इफ रेटेड टू डिसअलाउड एंड डिडक्शन एग्जम्पशन एंड अलाउड है। तो अगर आप अल्टर टैक्सेशन में जाते हैं तो आपको लॉसेस जो अपन 2 लाख रुपए पर ईयर सेट ऑफ करते हैं ना, है ना, तो ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, एचपी लॉस एंड बिकॉज डेप्रिसिएशन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी एंड, अपन ने पढ़ा है डेप्रिसिएशन अदर देन सैलरी कैजुअल इनकम कहीं पे भी सेट ऑफ होता है, तो ये सब यहाँ पे आएगा। तो एचपी लॉस का 2 लाख का जो बेनिफिट है सेट ऑफ में, अभी अपन 5th चैप्टर में, ये चैप्टर है 10 सेट ऑफ बेनिफिट, उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपने हुआ नहीं चैप्टर, सो डोंट वरी। बट जिन लोगों को हो चुका है सेट ऑफ, बाद में रिवीजन करें, उनको पता है, तो 2 लाख का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो करंट ईयर का भी नहीं मिलेगा, और पुराने मतलब इस साल का लॉस होता है तो वो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, एंड लास्ट ईयर का लॉस है वो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये तीन चीजें आपको नहीं मिलेगी, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रहेगा। तो ये सबसे पहले आपको एग्जाम में अच्छे से लर्न करना है। नाउ कंडीशंस क्या है रेंटल इनकम को यहाँ पे टैक्स करने के लिए? पहला, वो जो आपका कंप्लीट प्रॉपर्टी होना चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड, ये स्ट्रक्चर मड का हो सकता है, स्टोन का हो सकता है, ब्रिक्स का हो सकता है, परमानेंट स्ट्रक्चर होना चाहिए। रूफ इज नॉट नेसेसरी, अभी घर के लिए तो रूफ नेसेसरी है, बट आपके घर के बाहर जो स्विमिंग पूल है, गार्डन है, विजिटर पार्क है, मतलब विजिटर एरिया है या पार्किंग है, वो ओपन रहेगा तो चलेगा। एंड उसको हम और एक नाम दिया, क्या है, लैंड अपर्टेनेंट टू बिल्डिंग। तो ओनली लैंड लेट आउट करेंगे तो एचपी इनकम नहीं होगा। लैंड जो आपके बिल्डिंग को अटैच्ड है, ठीक है ना, जो आपके बंगलो का ही पार्ट है, तो उसके ऊपर रूफ नहीं रहेगा तो चलेगा। स्टेडियम क्रिकेट का वो भी प्रॉपर्टी है, रूफ नहीं रहेगा तो चलेगा। स्विमिंग पूल वो भी कंस्ट्रक्शन ही किया, वो भी प्रॉपर्टी है, रूफ नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, सो ये है। तो ओनली लैंड इज नॉट कवर्ड, लैंड विच इज पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग ये यहाँ पे कवर्ड है, एंड प्रॉपर्टी का मतलब कंप्लीटेड है। सेकंड, आप उसके ओनर होने चाहिए, एंड तीसरा, ये बिजनेस के लिए यूज नहीं होना चाहिए। तो अगर दोस्तों ये तीनों कंडीशन एक साथ यूज होते हैं तो जो भी रेंटल इनकम मिलेगा वो यहाँ पे आएगा। क्या पहला कंडीशन है, जो कंप्लीटेड प्रॉपर्टी होना चाहिए, लैंड कौन सा होना चाहिए, विच इज अटैच टू योर बंगलो या बिल्डिंग, है ना। सेकंड, आपने उसको, आप उसके ओनर होने चाहिए, ओनर में डीम ओनर भी है, डिस्कस करेंगे बाद में। तीसरा, नॉट यूज फॉर बिजनेस पर्पज। तो अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती है तो आपको जो इनकम मिलेगा वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, मतलब जो रेंट मिलेगा वो। अच्छा, मैं बात करता हूँ प्री अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन।
बोले वो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, अपने ईएमआई स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। बैंक ने ईएमआई तो स्टार्ट कर दिया, प्रॉपर्टी कंप्लीट नहीं हुआ है। ईएमआई का दो पार्ट है, सबको पता है। बोलो एक पार्ट होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है इंटरेस्ट। तो ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ना, इसका आपको डिडक्शन 80 में मिलता है, इंटरेस्ट का मिलता है 24B में। तो क्वेश्चन है, इसका रेंट तो नहीं आएगा, बट इसका इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 80 का बेनिफिट मिलेगा 1.5 लाख का, ये अपन चैप्टर 11 में देखेंगे। लेकिन क्लास में मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि जिन लोगों ने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी लिया उनका जो प्रिंसिपल है वो मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको आफ्टर कंप्लीशन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो ये होल्ड पे जाएगा, ये एक्यूमुलेट होते जाएगा। जिस साल आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट होगा उसके आने वाले 5 साल में इक्वल में अपन डिवाइड करेंगे। तो ये ऐसे वर्किंग होगा, ठीक है। बात कर रहा हूं मैं प्रिंसिपल अमाउंट है इंटरेस्ट की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 80 का मिलेगा, उसके लिए कंप्लीशन का क्राइटेरिया नहीं है, बस इंटरेस्ट के लिए कंप्लीशन का क्राइटेरिया, क्योंकि इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में आता है। तो कंप्लीशन के पहले का जो इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। जिस साल कंप्लीशन होगा वो साल पकड़ के आने वाले 5 साल में, ठीक है। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला अपने को एग्जाम निकालना है एनुअल वैल्यू। नो व्हाट इज अर्निंग वैल्यू, अर्निंग कैपेसिटी, सिंपल। तो एग्जाम में क्या करना है, आपको प्रॉपर्टी का अर्निंग कैपेसिटी निकालना है और उसको कंपेयर करना है एक्चुअली रेंट कितना मिला। इसमें से जो लेस होगा उसमें से जो ज्यादा वो आपका इनकम माना जाएगा, ठीक है। सो एनुअल मतलब अर्निंग कैपेसिटी। इसका वर्किंग कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। एंड अगर अपने प्रॉपर्टी सबलेट किया है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा, क्योंकि वहां पे मैं ओनर नहीं हूँ। अगर मैं ओनर हूँ तो मेरे लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, बट मैं ऑलरेडी टेनेंट हूँ और मैंने एज ए टेनेंट उसको सबलेट किया है, क्योंकि मेरे को रेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, इतना मैं दे नहीं पा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो जो रेंट मिलेगा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। एंड ओनर में 3 लोग इंक्लूडेड, लीगल ओनर, बेनिफिशियल एंड डीम ओनर। लीगल ओनर, बेनिफिशियल ओनर एंड डीम ओनर। तो लीगल ओनर मतलब सिंपल है, जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है वो लीगल ओनर है। तो आपका अभी आप जिस घर में रह रहे हो वो आपके मॉम डैड के नाम पे होगा, लीगल ओनर। डीम ओनर अपन डिस्कस करेंगे अभी। बेनिफिशियल ओनर का मतलब है कि यू आर एंजॉइंग द रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, यू आर नॉट द ओनर बट यू आर द बेनिफिशियल ओनर, सो यू आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। ऑन पेपर आपके नाम पे नहीं है बट रेंट आपको मिल, उसका रेंट आपको मिल रहा है, तो वो आपके हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। चलो तो अभी देखते हैं डीम ओनर के 5 केसेस। नाउ डीम मतलब एज्यूम टू बी ओनर, ठीक है। ध्यान से सुनना, इसमें पहला केस बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है। क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू स्पाउस और माइनर चाइल्ड नॉट बीइंग अ माइनर डॉटर विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन। तो पहले ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या किया है, एसएससी ने स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है। अब इससे होगा क्या, वो जो प्रॉपर्टी उनको गिफ्ट करेगा ऑब्वियसली रेंट उनके अकाउंट में आएगा, एंड उनके अकाउंट में आएगा। इमेजिन दे आर नॉट वर्किंग बोथ ऑफ देम, तो 2.5 लाख तक एग्जाम्पशन मिल जाएगा। हाँ, अगर आप आपके नाम पे लेते हैं रेंट तो आपको टैक्स देना पड़ता है। तो आपने क्या किया, प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है ना स्पाउस को या माइनर चाइल्ड को, एंड रेंट उनके नाम से लिया, तो उनको 2.5 लाख का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो ये टैक्स प्लानिंग हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि इसमें डीम ओनर ट्रांसफर को माना जाएगा। तो अगर हस्बैंड ने वाइफ को दिया है या माइनर चाइल्ड को दिया है तो रेंट भले उनको मिलेगा लेकिन हस्बैंड को डीम ओनर माना जाएगा। या उल्टा एज्यूम करो, वाइफ ने हस्बैंड को प्रॉपर्टी गिफ्ट किया है, हस्बैंड को रेंट आ रहा है, तो वो इनकम वाइफ के हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल होगा। सो जो ट्रांसफरर है, जिस बंदे ने ऐसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया स्पाउस को, उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, फिर वो स्पाउस को मिले या माइनर चाइल्ड को। द क्वेश्चन कम्स, सो व्हाट अबाउट माइनर मैरिड डॉटर। माइनर मैरिड डॉटर है तो उसका डिस्कशन अपन क्लबिंग में करेंगे, चैप्टर 9 अभी उसका डिस्कशन नहीं होगा, बिकॉज वंस यू गेट मैरिड यू बिकम पार्ट ऑफ योर हस्बैंड्स फैमिली। तो ये जो डिस्कशन है इसमें लिख कर रखना, रेफर चैप्टर क्लबिंग, तो उसका डिस्कशन बाद में करूंगा मैं। एंड विदाउट कंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या सर, सपोज हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर रेंट पे प्रॉपर्टी दिया, ऑन पेपर प्रॉपर रेंट ले रहे, तो फिर ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस केस में रेंट तो हस्बैंड को मिलने वाला है ना। तो ये विदाउट एज ए कंसेशन मतलब क्या, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन गिफ्ट दिया है। सर हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी बेच दिया
तो फिर प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि प्रॉपर प्राइस पे बेच दिया, देयर इज एडेक्वेट कंसिडरेशन। ये प्रोविजन विदाउट एडेक्वेट का मतलब क्या है कि या तो फ्री में दिया है या बहुत कम दाम में बेचा है टैक्स प्लानिंग करने के लिए। तो ऐसे केस में बट आपने को इतना कम दाम वाला यहाँ पे नहीं आएगा, वो क्लबिंग में देखेंगे अपन। तो विदाउट एडेक्वेट कंसिडरेशन मतलब जहाँ पे कंसिडरेशन ना के बराबर है, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है। दूसरा, होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट मतलब कोई कॉमन प्रॉपर्टी है विच इज एंजॉयड बाय ऑल द देयर आर 4 ब्रदर्स, एज्यूम करो एक कॉमन प्रॉपर्टी एंजॉयड बाय एवरीवन बट ऑन पेपर एक ही बंदा ओनर है, तो उसको डीमोनर माना जाएगा। जो भी इनकम आएगा उसके हाथ में टैक्स होगा, इवन दो इट इज एंजॉयड बाय ऑल बट ऑन पेपर तो एक ही ओनर है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय कोऑपरेटिव मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हो और आपको प्रॉपर्टी उन्होंने अलॉट किया है, चाबी आपको देता, बोले ये आशा प्रॉपर्टी तुम्हारा हो गया, ऑन पेपर वही ओनर है। तो आपने क्या किया, आपके पास ऑलरेडी घर है, आपने इमीडिएटली उसको लेट आउट कर दिया और रेंट चालू हो गया, तो उसमें डीमोनर आपको माना जाएगा। गाइस पहले 2 केसेस में ध्यान से सुनना, जो रियल ओनर है उसको ही डीमोनर माना गया है, जिसको रेंट मिल रहा है उसको नहीं। बट आगे के तीनों केसेस में ना जिसको रेंट मिल रहा है ना उसको डीमोनर माना गया है। तो फ्लैट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रेंट आपको मिल रहा है कि नहीं, तो डीमोनर आपको माना गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं। बट पहले 2 केस में देखो, रेंट वाइफ को मिल रहा है, डीमोनर हस्बैंड को माना गया है। तो दीज आर द, ये डिफरेंस आपको लर्न करने की, पहले 2 एग्जाम्पल में क्या अलग है एंड आने वाले एग्जाम्पल में क्या अलग है, ये आपको अच्छे से क्या करना। नेक्स्ट इज पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज पार्ट परफॉर्मेंस? मैंने आपको घर बेचा है लेकिन आपने मेरे को पूरे पैसे नहीं दिए, पार्ट परफॉर्मेंस। लेकिन मैंने आपको घर का पोजेशन दे दिया है और आपने उसको लेट आउट कर दिया है, करेक्ट ना? तो आपको जो रेंट मिलेगा उसके ओनर आप कहलाओगे। मतलब इनकम टैक्स पे इवन इफ आई गिव यू पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, आपको ओनर माना जाता है और फिर मेरे लिए वो ट्रांसफर माना जाएगा अंडर दैट कैपिटल गेन। तो ये 2 ध्यान में रखना ही है ना। ये जो ट्रांजैक्शन अभी डिस्कस कर रही है मेरे लिए कैपिटल गेन होगा क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, इवन फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो एग्जाम्पल 3 एंड 4 में आपको जो घर दिया गया है वो इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर माना गया है, इसलिए फिर आपको ओनर माना जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या मैं हूं, डीम ओनर क्या माना जाएगा, डीम ओनर। आपको मेरे लिए वो कैपिटल गेन होगा क्योंकि मैंने आपको पोजीशन दे दिया है, ठीक है। एंड लास्ट, मैंने आपको बिल्डिंग लीज पे दिया फॉर मोर देन 12 इयर्स। अच्छा, लेस देन 12 इयर्स है तो आपके लिए वो फिर वो सबलेटिंग जैसा होगा, आपके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। तो मैंने आपको 12 साल है उससे ज्यादा लीज पे दिया है और आपने डे 1 को लेट आउट कर दिया आगे, तो आपके लिए आपको भी डीम ओनर माना जाएगा। तो 12 साल के ऊपर, बट ये एग्रीमेंट में 12 साल होना चाहिए, एक साल के 12 एग्रीमेंट नहीं। तो मैंने बिल्डिंग आपको 25 साल के लिए रेंट पे दिया है और आपने डे 1 से उसको सबलेट कर दिया, सिर्फ मेरे को जो रेंट आएगा तो एचपी होगा ही, फिर यहाँ पे आपको जो रेंट आएगा वो भी क्या होगा, एचपी इनकम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लर्निंग पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनना। आखिरी के 3 केसेस में जिस बंदे को रेंट मिल रहा है ना उसको डीम ओनर माना गया है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो रियल ओनर है उसको ओनर माना गया है। तो ये 5 केसेस एग्जाम में ध्यान में रखना, डीम ओनर के थ्योरी के लिए आता है, न्यूमेरिकल आता है, अच्छे से करना है, बहुत सिंपल है ना। कुछ अदर पॉइंट्स, इनकम ऑफ वैकेंट प्लॉट, मैंने आपको अभी बताया था कि ओनली लैंड अगर मैं लेट आउट करता हूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। देन अगर हमने घर एम्प्लॉय को दिया रहने के लिए फिर वो बिजनेस इनकम में जाएगा, एचपी इनकम में नहीं जाएगा। ये अपन ने पढ़ा था रेंट फ्री अकोमोडेशन में कि एम्प्लॉयर ने आपसे कुछ चार्जेस रिकवर किए टुवर्ड्स रेंट, तो उसके लिए बिजनेस इनकम है क्योंकि उसने वो एम्प्लॉय को घर दिया है, वहां पे कमर्शियल इंटरेस्ट है, बाकी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एम्प्लॉयर के लिए बिजनेस इनकम होगा। एंड अगर प्रॉपर्टी आपका इंडिया के बाहर भी होगा, प्रॉपर्टी आपका इंडिया के बाहर भी होगा, तो बेस्ड ऑन रेसिडेंट स्टेटस आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा, अगर आप ROR हो तो इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, करेक्ट ना, है ना। या फिर वो इंडियन इनकम हो, इंडियन इनकम कैसे बनेगा, प्रॉपर्टी वहां पे, रेंट यहाँ पे मिला, लेकिन सब कुछ बाहर मिला तो फॉरेन ROR को टैक्स देना है। एंड अगर रेंट इंडिया मिलता है तो फिर वो इंडियन इनकम होगा तो सबको टैक्स देना है। तो ये एकदम सिंपल है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मेरे हिसाब से है वो है कंपोजिट रेंट। कौन सा है वो, कंपोजिट रेंट। तो नाउ व्हाट इज गाइस कंपोजिट रेंट? नाउ कंपोजिट रेंट का मतलब है सिंपल, ये आपके एसेट प्लस
अदर मतलब कि आपके एचपी का रेंट है प्लस अदर सर्विसेज या अदर एसेट्स। मतलब मैंने आपको घर तो लेट आउट किया ही है, प्लस उसके साथ कुछ सर्विसेज भी दिए हैं, उसका रेंट ले रहा हूँ। या फिर मैंने आपको घर लेट आउट किया, उसके साथ कुछ एसेट्स भी मैंने आपको लेट आउट किए हैं, जिसे फर्निश एकोमोडेशन है। तो आई एम गेटिंग एक्स्ट्रा रेंट इधर फॉर द सर्विसेज और फॉर द एसेट्स प्लस माय हाउस, तो इसको बोलते हैं कंपोजिट रेंट। अब इसका ट्रीटमेंट देखो क्या होगा। सो व्हाट इज कंपोजिट रेंट, मैंने बता दिया, रेंट फॉर द बिल्डिंग फॉर द एसेट्स प्लस वेरियस सर्विसेज। अब इसमें देखना है एग्जाम में कि लेट आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स आर सेपरेबल और इनसेपरेबल। नो इनसेपरेबल है, मतलब मेरे घर में जो फर्नीचर है उसके बिना मैं घर लेट आउट नहीं कर सकता हूँ। मतलब अगर आपको लेना है तो विद फर्नीचर ही लेना पड़ेगा, विदाउट एसेट आई कैन नॉट लेट आउट। तो अगर ऐसा दिया है तो वेर द कंपोजिट एंड रिसीव्ड फॉर द लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट लाइक फर्नीचर एंड द टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, देन इसका मैंने एग्जाम्पल दिया था जेडब्ल्यू मेरिट होटल का, याद करो। द अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग विदाउट एसेट्स, पॉसिबल नहीं है, देन द रेंट इज टैक्सेबल आइदर बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स एज द केस में भी। मतलब जेडब्ल्यू मेरिट में आप गए, मैंने क्लास में कहा था, एग्जाम्पल वापस देता हूँ। आपने वहां पे रूम रेंट पे लिया, अभी उसमें जो एसेट्स है ना वो आपको लेने ही पड़ेंगे, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को ये बाहर निकल के रखो। तो जेडब्ल्यू मेरिट कैन नॉट लेट आउट रूम टू यू विदाउट देयर एसेट्स, बता है कि नहीं। तो उनके लिए वो बिजनेस इनकम होगा क्योंकि उनका वो एक्टिविटी है। लेकिन मेरा फार्म हाउस है महाबलेश्वर में, मैंने क्लास में कहा था, मैंने उसको 1-2 दिन के लिए लेट आउट किया है, मेरा बिजनेस नहीं है, तो मेरे लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। तो अगर मेरा वो रिकरिंग एक्टिविटी, मेरा पैसा कमाने का जरिया है, तो बिजनेस इनकम होगा। अगर पैसा कमाने का जरिया नहीं है तो मेरे लिए फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा। ठीक है, अगर मेरा मेन बिजनेस ही है तो होटल्स, होटल के लिए बिजनेस इनकम होगा, लेकिन मेरा फार्म हाउस है ऐसे दिया तो अदर सोर्स होगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल इवन इफ सम रिसीवल फॉर द टू लेटिंग्स इज फिक्स सेपरेटली। भले एग्रीमेंट में अलग अलग लिखा है, ये अमेंडमेंट है। पहले लोग क्या करते थे, एग्रीमेंट में अलग अलग लिखते थे और एक इनकम एचपी में दिखाते और ये इनकम अदर सोर्स में दिखाते थे या बिजनेस इनकम में दिखाते थे। बट गवर्नमेंट बोला कि अभी वैसा नहीं होगा, इफ दे आर इनसेपरेबल ये एचपी से हट जाएगा। और ये आपने एग्रीमेंट में दोनों अमाउंट अलग अलग भी लिखे कि घर का रेंट इतना है, एसेट्स का इतना है, तो भी यही ट्रीटमेंट होगा। तो ये एग्रीमेंट में पहले अलग अलग लिखने के बाद ट्रीटमेंट बदलता था, अभी वैसा नहीं होगा। नेक्स्ट, एंड अगर दे आर सेपरेबल देन फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्डिंग का रेंट एचपी इनकम में जाएगा एंड जो एमिनिटीज है अदर एसेट उसका इनकम या तो बिजनेस इनकम जाएगा तो अदर से। बिजनेस इनकम में कब जाएगा, से मेरा बिजनेस ही एसेट लेट आउट करना है घर के साथ, बिजनेस इनकम, बट मेरा बिजनेस नहीं है, तो फिर मेरे लिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगा। मतलब मेरे घर का फर्नीचर मैंने कहा नहीं लेना तो नहीं तो मत लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इनसेपरेबल है तो आपने लिया, मतलब सेपरेबल तो था ना, तो मेरे लिए वो अदर सोर्स में जाएगा, मेरा बिजनेस नहीं है फर्नीचर लेट आउट करना। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना अच्छे से। अच्छा, अभी क्वेश्चन मैंने क्लास में कहा था, इससे फर्क क्या पड़ता है, आप एचपी इनकम बोलो, बिजनेस इनकम बोलो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टैक्स तो हमको सब जगह पे देना ही है। when you go to when you take this income to other head, business income and other source, आप ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, है ना। तो हाउस प्रॉपर्टी में लिमिटेड डिडक्शन है, बट अगर आप किसी उसको और जगह पे शिफ्ट करते हो तो आपको उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, नाउ अभी अपन आते हैं प्रॉपर्टी के टाइप्स। अभी दो प्रकार के प्रॉपर्टीज एग्जाम में आएंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड लेट आउट। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो जिसमें आप पूरे साल सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे हो, तो एसओ प्रॉपर्टी यूज फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन थ्रू आउट द ईयर, 12 महीने, तो उसका इनकम नील माना जाएगा। एनी टू प्रॉपर्टीज, इफ एस ऑक्यूपाइज मोर देन 2 देन ओनली 2 घर एज पर चॉइस एसओ होगा, बाकी सब क्या माना जाएगा, डीम टू बी लेट आउट। तो डीम टू बी लेट आउट पे नोशनल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। तो आपके पास 2 ही घर है, दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, थ्रू आउट द ईयर है, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट, आपके 4 घर है, चारों सेल्फ ऑक्यूपाइड है, थ्रू आउट द ईयर है, तो एज पर योर चॉइस, तो जो घर बड़े हैं जिसका अर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है, बाकी 2 घर को डीम टू बी लेट आउट मानना है। एंड डीम टू लेट आउट में अपन क्या निकालते हैं, स्टेप 1 निकालते हैं, RER, तो उसका जो आंसर होगा वो आपका नोशनल इनकम माना जाएगा। और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है
कि ये जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है ये दोनों मिला के मैक्स 2 लाख है। इंटरेस्ट का बेनिफिट जो मिलता है ना 2 लाख रुपए, ये दोनों मिला के है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सिचुएशन है, उसको बोलते हैं अनअक्वायर्ड प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज अनअक्वायर्ड प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी विच इज वैकेंट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मतलब आप बिजनेस करने के लिए किसी दूसरी जगह पे गए हो, जैसे काफी सारे बच्चे पुणे पढ़ने के लिए आते हैं, आप किसी और सिटी में हो, आपको वहां पे घर है बट यहाँ पे आप रेंट पे रह रहे हैं, तो वो अगर खाली है ड्यू टू जॉब करने के लिए आए, बिजनेस करने के लिए, वट एवर होगा, तो उस घर का भी जीएबी नहीं माना जाएगा, बट वो वैकेंट होना चाहिए, उसका इनकम नहीं आना चाहिए। वैसे ध्यान में रखना है, द मोमेंट टू गेट रेंटल इनकम वो एसओ से हट जाएगा, है ना, टैक्स देना ही पड़ेगा। तो अनअक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी, आपको दो घर का बेनिफिट मिलेगा, बट ये दोनों मिला के दो ही घर है, दो दो मिलके चार नहीं है, तो तीन कॉम्बिनेशन में आपका जीवी नहीं होगा, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड, दो अनऑक्यूपाइड, वन सेल्फ ऑक्यूपाइड, वन अनऑक्यूपाइड, ये तीन ही कॉम्बिनेशन से। इससे ज्यादा जो भी है उन सबको डीम टू लेट आउट माना जाएगा ना, आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो टोटल दोनों मिला के दो ही है। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? दो सेल्फ ऑक्यूपाइड, दो क्या होगा दोस्तों, अनऑक्यूपाइड, वन सेल्फ ऑक्यूपाइड, वन अनऑक्यूपाइड, टोटल दो का बेनिफिट आपको मिलेगा, बाकी सब डिम टू लेटेड माना जाएगा। और जिस प्रॉपर्टी का बेनिफिट आप ले रहे हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसका आपको रेंटल इनकम नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। नाउ व्हाट इज डिम टू लेट आउट? अभी मैंने कहा मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड, मोर देन टू अनऑक्यूपाइड, ठीक है, या एक ही प्रॉपर्टी है जो वैकेंट ही है ना, वैकेंट है, लेट आउट नहीं है, ओनली वैकेंट, वन प्रॉपर्टी वैकेंट है, तो उसको मानेंगे। तो ध्यान में रखना डीम टू लेट आउट में क्या क्या आएगा, बहुत सारे आएंगे। पहला वैकेंट है, दूसरा वैकेंट, मोर देन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड, मोर देन टू अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। तो इन तीनों ही केस में आपका प्रॉपर्टी क्या होगा, डीम टू। वैकेंट का मतलब है ना वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना लेट आउट है, आपके डैड ने इन्वेस्टमेंट के लिए एक घर लेकर रखा है, वैकेंट है, तो उसको डीम टू लेट आउट माना जाएगा थ्योरेटिकल लेवल पे। प्रैक्टिकल लोग दिखाते कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ये थ्योरेटिकल एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो घर का बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप उसमें रह रहे हो। एंड इन सब में क्या होगा बताओ, इस सब में जीएवी कितना होगा, RER, इन सब में जीएवी कितना होगा, RER। कैसे आता है RER, सबको पता है, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से आपको हायर लेना है और इन दोनों में से क्या लेना है, लोअर, है ना। तो इसको बोलते हैं डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से हायर लो, उसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, एंड देन यू टेक विच एवर इज लोअर। सी मस्ट बी स्टैंडर्ड रेंट, एग्जाम में चेंज नहीं करना है, बहुत बेसिक चीज आपको पता ही है, बट मेरा काम है बताना। तो ए एंड बी आप इंटरचेंज कर सकते हैं, बिकॉज हायर ऑफ ए आर बी वी आर गोइंग टू कंपेयर विद एस आर, तो उसको कृपया चेंज ना करें, बराबर है क्या, या तो कोई डाउट? ठीक है, तो इसको लिखना है आपको आराम से ना। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इंटर, ये बिल्डर्स के लिए है, जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, वो क्या करते हैं 200 फ्लैट बना के रखते हैं, उसको आराम से बेचते हैं, तो उनको भी 2 साल का कंडीशन लाया गया है। क्या बोला उनको कि जिस साल आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिला है, वो साल खत्म होने के बाद अगले 2 साल तक उसका इनकम नहीं लेंगे, लेकिन 2 साल के बाद जितने भी प्रॉपर्टीज आपके पास पेंडिंग है वो डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। तो यह है सेक्शन 23(5). क्या बोलता है 23(5)? लेट से ये इस दिन आपको कंप्लीशन मिला 12 फरवरी 2024, ये साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024, यहां से 2 साल 31 मार्च 2026, तो यहां तक जो भी यह है इसमें उसको स्टॉक एंड ट्रेड माना जाएगा, नो प्रॉब्लम। और जिनका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है उनको गवर्नमेंट ने 2 साल दिए, कहां से 2 साल, कंप्लीशन से नहीं, वो साल जब खत्म होगा वहां से 2 साल में बेचो। लेकिन सपोज इसके आगे जितने भी अनसोल्ड है दे आर ऑल क्या माने जाएंगे, डीम टू बी लेट आउट माने जाएंगे।
तो बिल्डर ने यहाँ पे बनाए थे 100 फ्लैट्स, 80 फ्लैट्स एज ए स्टॉक एंड ट्रेड सेल हो गए, कितने बचे 20। तो ये 20 फ्लैट डीम टू लेटरल से जो बेचे उसका इनकम तो बिजनेस इनकम में आएगा, स्टॉक एंड ट्रेड माना है ना, स्टॉक एंड ट्रेड से जो फायदा होगा बिजनेस इनकम होगा। जो 20 पेंडिंग है एज ऑन 31 मार्च 26, वो आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, वो आपका क्या माना जाएगा, बिजनेस इनकम माना जाएगा। बराबर है क्या बताओ, एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलिए नाउ लेटर प्रॉपर्टी जीएवी। नाउ लेटर प्रॉपर्टी का जीएवी कैसे आता है, ठीक है। इसमें दो स्टेप्स है, स्टेप 1 इज आरईआर मैंने बता दिया, स्टेप 2 इज एआरआर, स्टेप 2 इज एआरआर, और इन दोनों में से जो हायर होगा वो जीएवी होगा। एंड वैकेंसी का डिस्कशन बाद में करता हूं, अभी सबसे पहले बच्चों को कंफ्यूजन है एआरआर कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान से सुनना। वापस करके देखा तो क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चंस करके लिए हैं। देखो बेसिकली ना मैं बात कर रहा हूँ स्टेप 2 की। स्टेप 2 में देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सपोज आपको एनुअल रेंट दिया है, तो उसमें से सबसे पहले माइनस करना है अनरिलाइज रेंट। व्हाट इज अनरिलाइज रेंट? रेंट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब टेनेंट वहां पे रह रहा है और उसने रेंट बाद में देगा, ठीक है। फिर कुछ समय तक वो घर अपना खाली था, वो भी माइनस करना है। एंड फिर आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ये तो एकदम इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बच्चों को कंफ्यूजन कब है, ये कब माइनस करना है कब माइनस नहीं करना है, इट डिपेंड्स ऑन डेटा। सपोज मैं बोलता हूं रेंट रिसीवेबल फॉर 8 मंथ्स एग्जाम में दिया है, अभी 8 मंथ्स दिया है मतलब 4 मंथ्स वैकेंट था, ये प्रूव हो गया। तो आपको वापस वैकेंसी माइनस करने की जरूरत नहीं है, बस आपको माइनस करना है अनरिलाइज रेंट, एंड देन आपका आएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। तो ये आंसर आता है, बस ये आपको समझना है कि एग्जैक्टली क्या है। अभी तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, ये समझ आपको, यहाँ पे एनुअल था दोस्तों, मतलब 12 महीने का है, तो मैंने सब माइनस किया। यहाँ पे अगर बोला है कि रिसेबल फॉर 8 मंथ्स, हाँ अगर बोलते हैं रिसेबल फॉर 12 मंथ्स तो मैं सब कुछ माइनस करता, कि 12 मंथ बोला है तो सब कुछ माइनस करना है, क्योंकि वो पूरे साल का है, वो क्या है पूरे साल। तो सपोज रेंट रिसीव्ड आपको दिया है, तो फिर कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि रिसीव्ड बोला है ना, रिसीव्ड का मतलब क्या है, जो बैंक में पैसा आया, तो इट इज ऑब्वियसली आफ्टर वैकेंसी एंड आफ्टर अनराइज रेंट। तो बस ये 3 तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पहले केस में मैंने तीनों माइनस किया, सेकेंड केस में मैंने खाली अनराइज माइनस किया, थर्ड केस में कुछ भी माइनस नहीं किया। तो ये बस एग्जाम में थोड़ा आपको संभल के करना है, क्या करना है एग्जाम में, थोड़ा आपको संभल के काम करना है कि क्या डेटा दिया और क्या नहीं दिया है। चलिए ओके नाउ ये अनराइज रेंट अगर आपको माइनस करना है तो ये रूल 4 करके है, उसके कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं, वो एक बार पढ़ के छोड़ देना। अभी बात करते हैं वैकेंसी की। अभी जब भी वैकेंसी अलाउंस आता है ना, अलग अलग आंसर आते हैं, बिकॉज देयर आर 2 मेथड्स। मतलब मैंने क्लास में भी कहा था कि कुछ बुक्स में आंसर अलग होगा, मेरा आंसर अलग होगा, है ना, मेरा आंसर कुछ बुक से मैच होगा, दोनों आंसर करेक्ट है। फर्स्ट थिंग जो आपने सीखा है वो एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज देयर आर 2 अप्रोचेस इन फ्यू बुक्स, वन अप्रोच इज फॉलोड, इन अनदर बुक अनदर अप्रोच फॉलो, दोनों अप्रोच करेक्ट है, बट मैंने जो अप्रोच फॉलो किया वो आपको बता रहा हूँ। सो अगर आपका आंसर मेरे हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, आपने किसी और अप्रोच से किया, दैट इज ऑल्सो ओके। अभी एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ कि जब भी एग्जाम में आता है वैकेंसी अलाउंस, जब एग्जाम में आता है वैकेंसी अलाउंस तो क्या करना है। देखो अभी
इसमें पहला चेक करना है कि अगर आपका ARR जो आफ्टर वैकेंसी है अगर ग्रेटर देन RER है तो आपका जो GAV होगा वो ARR होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ARR ज्यादा है आफ्टर वैकेंसी. नाउ सपोज ARR इज लेस देन इक्वल टू RER, मतलब वैकेंसी मैनेज करने का जो ARR आ रहा है या तो RER से मैच हो रहा है या तो RER से कम है, दोनों में से एक है, तो फिर उसमें दो पॉसिबिलिटीज है. उसमें क्या है, दो पॉसिबिलिटीज. क्या दो पॉसिबिलिटीज है? सिंपल. आपको देखना है कि ये जो ARR कम है क्यों है. ये ARR कम दो रीजन से हो सकता है, ड्यू टू वैकेंसी अलाउंस एंड रीजन अदर देन वैकेंसी अलाउंस. मतलब ये ARR कम है क्यों देखना है. अगर वैकेंसी की वजह से कम है, मतलब वैकेंसी नहीं होता तो ARR ज्यादा होता, एंड ARR ज्यादा होता तो फिर वो GAV होता. ऐसा सिचुएशन है कि अगर मैं वैकेंसी को हटाता हूँ तो ARR का अमाउंट RER से ज्यादा आ रहा है, मतलब ARR विल बी माई GAV. तो अगर वैकेंसी की वजह से कम है तो आपका GAV जो होगा वो ARR ही होगा, कम वाला होगा. यस, कम वाला होगा, विच इज हायर नहीं होगा. हाँ, जब तक अनरेजिडेंट है ना, आप डायरेक्ट कंपेयर करो विच इज हायर, बट जब भी वैकेंसी आएगा डायरेक्ट कंपेयर नहीं करना है. एंड अदर देन वैकेंसी मतलब यार मैंने वैकेंसी अलाउंस हटाया, हटाने के बाद भी ARR इज स्टिल लेस देन RER, देन आपका GAV होगा RER. दिस इज माय अप्रोच. अगर आपने किसी और अप्रोच से पढ़ा है तो वो भी करेक्ट है, बिकॉज आई नो देयर आर टू अप्रोच व्हेन इट कम्स टू वैकेंसी अलाउंस. तो टेंशन लेने की बात नहीं है. जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा है वो भी करेक्ट है, किसी और फैकल्टी से पढ़ा है वो भी करेक्ट है, टेंशन लेने की बात नहीं. देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, बट दिस इज मोर लॉजिकल, इसलिए मैं ये मेथड फॉलो करता हूँ. इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है. ओके, तो फर्स्ट थिंग टेंशन मत लो. अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो अपने जो आपको जो सर ने पढ़ा है वो आप फॉलो करो, टेंशन नहीं. एंड अगर यही फॉलो किया तो रिवीजन हो गया आपका, ये आपको सेकंड तरीका मिल गया. तो ये ऐसे वैकेंसी का वर्किंग करना है. तो जब भी एग्जाम में वैकेंसी आके डायग्राम पिक्चर में आना चाहिए दिमाग में. पहला, ARR ज्यादा है क्या, ठीक है वो GAV. दूसरा, ARR कम है, कम है क्यों, रीजन देखो क्या रीजन है. वैकेंसी को हटा दो, वैकेंसी हटाएंगे तो ARR बढ़ेगा, बढ़ा हुआ ARR RER से ज्यादा है क्या, है, तो फिर वो ARR ही GAV है. सो व्हेन ARR इज लेस ड्यू टू वैकेंसी, अदरवाइज वो RER से ज्यादा होता तो ARR GAV होता. लेकिन वैकेंसी हटाने के बाद भी, मतलब वैकेंसी माइनस नहीं भी क्या, तब भी ARR कम है RER से, तो आंसर RER होगा. आंसर क्या होगा, RER होगा. आंसर क्या होगा, RER होगा. आंसर क्या होगा, RER होगा. यहाँ तक क्लियर है. तो इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको बना के दिखाता हूँ. ठीक है, तो डायग्राम आपको लिखना है. तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट पर एनम दिया है, मतलब ये 12 महीने का, और वैकेंसी इन मंथ्स दिया है. तो देखो अभी कैसे वर्किंग होगा. तो पहले भी लिखते हैं यहाँ पे पर्टिकुलर्स. आपको भी मेरे साथ लिखना है. कितने कर दिए मैंने, 5. H1 H2 6 घर है. पहला स्टेप 1 RER. स्टेप 1 इज RER. लिख दो कितना आ रहा है आंसर. इन दोनों में से हाइयर 300 एंड बच्चे में से लोअर 300, तो पहला आंसर 300 है. इन दोनों में से हाइयर 600, बच्चे में से लोअर 180. इन दोनों में से हाइयर 750, लोअर 280. हाइयर 500, लोअर 225. हाइयर 300, लोअर 250. हाइयर 400, लोअर 240. तो ये जो है ये आंसर अपने आ गए 300, 180, 280, 225, 250, 240. स्टेप 2
एनुअल रेंट, और उसमें से माइनस करूंगा मैं लेस वैकेंसी अलाउंस, इससे मिलेगा मेरे को रेंट रिसीव्ड, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप कर सकते हैं आराम से। तो एक बार ये समझा कि आपको इन दोनों में से हायर 300, लोअर हायर 600, लोअर 180, हायर 750 280, 500 225, 300 250, 400 एंड 240। तो ये आ गया आंसर। अभी एनुअल एंड में लिख देता हूँ फटाफट, 600 900 300 240 216 200 240 216 240 240 216 240। ठीक है, 600 900 300 240 ये। ठीक है, ये कॉपी किया। अभी वैकेंसी निकालते हैं, कैलसी आपका होना चाहिए। एक महीने का वैकेंसी मतलब 50 रुपया होगा, ये 550 आ गया। अभी अपन निकालेंगे जीएवी। अभी डायग्राम में देखो क्या दिया है, ये दोनों चीजों पे फोकस करना है। इसमें जो एआरआर है वो आरईआर से ज्यादा है, तो मेरा जेवी 550 होगा। डायग्राम का पहला पार्ट कि अगर एआरआर इज ग्रेटर देन आरईआर, टेंशन खत्म, तो ये सीक्वेंस है, ये आ गया। सेकंड केस में देखते क्या होता है, कितने मंथ्स का वैकेंसी है, 3 मंथ्स, सो 900 साल का रेंट है, सो 900 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 900 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, 225 माइनस होगा, क्या आएगा 675। अगेन इन दोनों को कंपेयर करो। अगेन यहाँ पे सर एआरआर ज्यादा है, एकदम सिंपल। तो अपने डायग्राम का पहला पार्ट हो गया कि जब एआरआर ज्यादा है तो सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 मंथ्स का वैकेंसी है, साल का रेंट 300 रुपया है, मंथली आ गया 25, 2 महीने का 50, 250। अब भी देखो, अब भी यहाँ पे देखो आप, ARR इज लेस देन RER, ARR 250, RER 280। मैं डायग्राम में जाऊंगा, जब ये लेस है तो मैं रीजन ढूंढूंगा, इज इट लेस ड्यू टू वैकेंसी, चेक करते, आई डोंट नो। मतलब क्या, वैकेंसी को हटा दो, अगर वैकेंसी नहीं होता तो ये 300 होता। बोलो 300 280 ज्यादा है क्या, सर है। मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि ये 250 जो कम आ रहा है वो वैकेंसी की वजह से आ रहा है, अगर वैकेंसी नहीं होता तो ये नहीं होता। मतलब दिस इज लेस ड्यू टू वैकेंसी, तो आंसर इज ARR ही होगा। तो ARR कितना है आपका, 250। तो आंसर क्या होगा, 250 ही होगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा केस। नाउ फोर्थ केस, एक महीने का वैकेंसी है, 240 रुपया, मतलब ये 20 रुपया हो गया एक महीने का। ठीक है, मैंने माइनस किया, 220 आ गया। अगेन दोनों को कंपेयर करो, अगेन 220 इज लेस, 225 इज मोर। अगेन इज दिस ड्यू टू वैकेंसी, यस। अगर वैकेंसी नहीं होता तो 240 होता, एंड 240 225 से ज्यादा है, मतलब ये जो 220 कम आ रहा है इट इज ड्यू टू वैकेंसी ओनली। तो इसलिए फिर आंसर क्या होगा बताओ, ARR होगा। तो आंसर 220 होगा, क्योंकि ये वैकेंसी की वजह से कम है। अगर वैकेंसी नहीं होता, हेलो हेलो, हाँ, अगर ये वैकेंसी नहीं होता तो प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो वैकेंसी की वजह से कम है, तो फिर जो ARR जो कम है वही आंसर माना जाएगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट 2 मंथ्स एंड 1 मंथ। ठीक है, देखते हैं अपन क्या होता है। 2 मंथ्स मतलब कितना आएगा, 36, 1 मंथ 20, तो यह आ गया 180, यह आ गया 220। ठीक है, ये मैंने पहले वैकेंसी माइनस किया, फिर बाद में दोनों को मैं कंपेयर करूंगा। अगेन 180 इज लेस, चेक करूंगा, इज दिस लेस ड्यू टू वैकेंसी, लेट अस चेक। अगर मैं 180 में 36 ऐड भी करता हूँ, मतलब वैकेंसी अगर नहीं होता तो 216 होता, 216 अभी भी 250 से कम है। इसका मतलब है आपने लेट आउट ही कम दाम पे किया, आरईआर से कम आपका एनुअल रेंट है। आरईआर मतलब दिस इज द मिनिमम रीजनेबल एक्सपेक्टेड कैपेसिटी, उससे कम आप लेट आउट ही नहीं कर सकते, इसलिए आंसर 250 होगा।
बिकॉज ये जो कम है इट इज नॉट ड्यू टू वैकेंसी, आपने इंटेंशनली कम दाम पे रेंट पे दिया है। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर का पैसा आपने टेनेंट से कैश में लिया है, इसलिए ऑन पेपर रेंट कम दिख रहा है। तो गवर्नमेंट के वैल्यूएशन से अगर आपका एनुअल रेंट कम है तो आपको वैकेंसी का बेनिफिट नहीं मिलता है, ज्यादा है तो मिलता है। तो इन सभी केसेस में आप चेक करना, आपका एनुअल रेंट गवर्नमेंट के वैल्यूएशन से ज्यादा है, इसलिए वैकेंसी का बेनिफिट मिला है। अभी यहाँ पे 220 में मैंने अगर ऐड किया वापिस, अगेन 220 लेस है, अब हम कंपेयर करते हैं तो 220 में 20 ऐड करता हूँ 240 होगा। हाँ सर 240 होगा, तो इक्वल ही है, इक्वल तो चलता है फिर, तो 220 लिया जाएगा। लेस देन इक्वल टू तो चलता है। तो ऐसे एग्जाम में वर्किंग करना है वैकेंसी का, समझ आपको? आई होप आपने क्वेश्चन लिखा है, नहीं लिखा तो लिख लो, 1 मिनट रुकता हूं मैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए ना, नेक्स्ट जो डिस्कशन होगा वो होगा पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी का। पार्टली का मतलब क्या है? बेसिकली इसमें दो है, एक एरिया वाइज और एक टाइम वाइज। मतलब क्या है? मतलब वो घर पूरे साल ना तो सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना तो लेट आउट है, दोनों काम के लिए यूज हुआ है ना। मतलब कुछ समय वो ऑक्यूपाइड था, कुछ समय वो लेट आउट था। अब इसमें दो कैटेगरी ना, व्हाट इज एरिया वाइज? एरिया वाइज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एरिया अपने घर का, लेट से 30% ये लेट आउट है एंड 70% सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो एरिया वाइज में एक घर के दो पार्ट किए गए और उसमें ओनर भी रह रहा है और टेनेंट भी साथ में रह रहे हैं, बिकॉज ओनली सम पोर्शन इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर एंड सम पोर्शन इज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर। टाइम वाइज में ऐसे नहीं होगा, टाइम वाइज में आइदर और है। टाइम वाइज में या तो पूरा घर लेट आउट होगा या तो पूरा घर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगा। तो टाइम वाइज में एट ए टाइम दोनों में से या तो ओनर रह रहा है या तो टेनेंट। टाइम वाइज 8 months self occupied, 4 months let out is called the time wise। and area wise मतलब some part is SO throughout the year, some part is let out throughout the year। तो अब इसमें एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका वर्किंग कैसे अपने को करना है ना, इसका वर्किंग कैसे करना है, क्योंकि पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड और पार्टली क्या है, ये लेट आउट है। तो एरिया वाइज में क्या है, आपको एसओ का बेनिफिट मैं आपको दिखा दो लिख के क्या कैसे होगा। सपोज बात करते हैं एरिया वाइज, सॉरी इसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड 40% है, लेट आउट 60% है, ठीक है। तो जीएवी निकालते समय इसका जीएवी तो नील होगा क्योंकि 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड है थ्रू आउट ईयर, तो ये इसका एडवांटेज है। एरिया वाइज में मिलता है, टाइम वाइज में नहीं मिलेगा। और यहाँ पे जो जीएवी निकालेंगे उसमें आपको आरएआर निकालना पड़ेगा, वो भी 60% का निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको रेंट मिलेगा वो भी 60% एरिया का मिलेगा। तो आरएआर निकालते समय म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट आपको 60% में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रेंट मिलेगा वो 60% का मिलेगा। क्योंकि टेनेंट अगर 60% का रेंट देगा तो आपका आरएआर भी प्रोपोर्शनेट लेना है, यह पहला चीज। म्यूनिसिपल टैक्स एसओ में नहीं मिलेगा, लेट आउट में मिलेगा, बट कितना मिलेगा, अगेन 60% मिलेगा। 30% का जो डिडक्शन है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अभी वो तो पूरा ही मिलेगा क्योंकि जो अमाउंट आएगा वो 60% के हिसाब से आएगा। इंटरेस्ट, यहाँ पे इंटरेस्ट 40% मिलेगा और यहाँ पे 60% मिलेगा, क्योंकि एसओ में इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप अल्टरनेट टैक्स में जाते हैं तो वापस नहीं मिलता है। तो ये मैं जनरल स्कीम की बात कर रहा हूँ। तो ये चीजें आपको अच्छे से लर्न करना है कि जीएवी यहाँ पे नील होगा, यहाँ पे निकलना पड़ेगा। म्यूनिसिपल टैक्स यहाँ पे नील, यहाँ पे निकलना है। रिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। इंटरेस्ट यहाँ पे 40%, यहाँ पे 60%। पूरा स्टार्ट टू एंड आपको क्वेश्चन को क्या करना है, स्प्लिट करते जाना है। तो ये ऐसे एग्जाम में आपको वर्किंग करना है एरिया वाइज का। टाइम वाइज का टेंशन नहीं है, टाइम वाइज को पूरा लेट आउट मानना है।
उसमें एसओ का बेनिफिट मिलेगा नहीं। बस रेंट लेते समय उसी समय का लेना है जितने समय तक वो लेट आउट हुआ है। रेंट लेते समय उतना ही लेना है जितने समय तक क्या हुआ है वो लेट आउट हुआ है, बस उतना आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो रिवीजन फॉर्म में फटाफट आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा ये नहीं होगा। और मेन लेक्चर में तो अपन इसके न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। नाउ म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन जीएमए से मिलेगा। ये मिलने की दो कंडीशन है, लैंडलॉर्ड ने पे करना है और पेड बेसिस ऑब्वियसली। मतलब अगर टेनेंट अगर पे करता है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। किसने पे करना चाहिए, बोलो किसने पे करना चाहिए, लैंडलॉर्ड ने पे करना चाहिए, और वो पेड बेसिस पे मिलेगा। एंड इस पे अगर इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड फाइन लगता है तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो भी मिलेगा, एडवांस है तो भी मिलेगा। कुछ बुक्स में लिखा है एडवांस का नहीं मिलता है, बट डिडक्शन ऑन पेड बेसिस। तो एकेडमिक लेवल पे आप क्लेम करना, देयर आर प्रैक्टिकल लिटिगेशंस। तो इंटरेस्ट पेनल्टी अगर लगा है, फाइन कुछ, क्योंकि वो आपका नेग्लिजेंस है, आपने टाइमली पे नहीं किया, तो उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आपका क्या क्या अपन ने कंप्लीट किया, जीएवी माइनस म्यूनिसिपल टैक्स इज इक्वल टू एनएवी आ गया, है ना। एनए में से माइनस होता है 30% ऑफ एनएवी एंड दूसरा इंटरेस्ट। ये दो माइनस करने के बाद आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसके रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ, जो अपन ने क्लास में भी किया था। देखो आपको याद है कि नहीं। सपोज ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम्ड टू बी लेट आउट है, तो क्या होगा, जीएवी नील होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये मिलेगा, है ना। बट अगर एटीआर में जाते हैं तो ये भी नहीं मिलेगा, है ना। तो नॉर्मल स्कीम में मिलेगा, अल्टरनेट टैक्स रेजिम में आपको मतलब एसओ का इनकम जीरो हो जाएगा। जो पहले निगेटिव आता था वो अभी नहीं होगा। लेट आउट है तो ये आएगा, ये आएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है ना। डीम टू लेट आउट में सपोज ये अमाउंट नेगेटिव है, जैसे अमाउंट ये पॉजिटिव था ना, तो फिर ये नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एनएवी नेगेटिव आ सकता है। अगर म्यूनिसिपल टैक्स का आंसर जीएवी से ज्यादा है तो जब भी एनएवी नेगेटिव आएगा 30% बेनिफिट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो फिर ओवरऑल आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। ये एनालिसिस आपको ध्यान में रखना है कि अगर एनएवी नेगेटिव आता है तो 30% क्लेम मत करो, इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज 30% इज बेस्ड ऑन एनएवी। 30% इज बेस्ड ऑन एनएवी, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। बट इंटरेस्ट इज नॉट बेस्ड ऑन एनएवी, वो तो एक अलग एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे, फिर मतलब ये हो गया एनएवी तक अपन पहुंच गया। अभी अपन स्टार्ट करेंगे 30% क्या है और इंटरेस्ट क्या है। चलो सभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना मिलता है ये, 30% ऑफ एनएवी। ओके ना, ये 30% क्यों दिया जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, उन सभी एक्सपेंस का मिला के एक स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने फिक्स किया 30%, तो आपको क्लेम करना है। तो ये क्लेम करने के बाद इंश्योरेंस, रिपेयर्स, ग्राउंड रेंट, ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चे दिए जाते हैं, उसको क्लेम नहीं करना है। एंड नाउ लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वी विल डिस्कस इज इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। तो ये डायग्राम जरा अच्छे से पहले देख लो। अब इसमें टोटल 5 तरह के मैं डिस्कस कर रहा लोन। पहला है प्री, पोस्ट, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड रिन्यूअल। तो टोटल 5 कंपोनेंट्स ऑफ लोन आप बोल सकते हैं। कौन सा, प्री कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल एंड रिकंस्ट्रक्शन। ऐसे 5 टाइप्स के अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर आपका प्रॉपर्टी लेट आउट है, क्या है, लेट आउट, सो जितना है उतना पूरा मिलेगा। तो लेट आउट अगर है तो यहां पे लिख दो इंटरेस्ट पेड। तो लेट आउट प्रॉपर्टी हो, फुल्ली लेट आउट, पार्टली लेट आउट, है ना, जहां पे वो डीम्ड टू बी लेट आउट, इंटरेस्ट जितना क्वेश्चन में दिया है उतना क्लेम करना है। तो आपको जो मन में डाउट आता है वो है एसओ प्रॉपर्टी रेटेड। चलो, अभी एसओ प्रॉपर्टी तो मैक्सिमम 30,000 मिलेगा इफ लोन इज टेकन फॉर रिन्यूअल, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर। यहाँ पे डेट ऑफ बोरोइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये मैंने अलग क्यों दिखा है,
क्योंकि आपने 99 के पहले बोरो किया, बाद में बोरो किया, ये चेंज नहीं होता है। अभी बात करते हैं एसओ प्रॉपर्टी का नॉर्मल प्री कंस्ट्रक्शन पोस्ट कंस्ट्रक्शन। बिफोर 1499 है तो इंटरेस्ट पेड और 30,000 विच एवर इज लेस का आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड लोन अगर ऑन और आफ्टर 1499 लिया है तो बेनिफिट 2 लाख का मिलेगा, बट उसके लिए कंडीशन है जो सबको पता है। क्या कंडीशन है कि 5 साल में आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीशन कितने साल में करना है, 5 साल में आपको कंप्लीशन करना है। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है कि लोन टेकन ऑन और आफ्टर 1499 है और कंप्लीशन भी 5 साल में हुआ है, तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख। एंड नहीं हुआ तो 30,000 का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अभी ये जो 5 साल है ये कैसे निकालना, देखो आप सपोज ये है डेट ऑफ बोरोइंग, जून 2019, ये साल खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020। दोस्तों यहां से 5 साल अपने को काउंट करना है। यहां से 5 साल अपने को काउंट करना है, 31 मार्च 20 से 5 साल। तो ये ऐसे करना है, यहां से नहीं करना है, ठीक है। तो एग्जाम में ध्यान में रखना है। अभी एग्जाम में जो डेट देंगे, अगर सपोज कंप्लीशन का डेट ये है 1/1/2022 या फिर 1/1/2026 है कंप्लीशन का डेट, है ना, तो क्या करेंगे फिर, तो यहां पे 2 लाख मिलेगा, यहां पे 30,000 ही मिलेगा। तो एग्जाम में डायग्राम बनाना पड़ेगा या ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अपन ने लोन कब लिया है, वो साल खत्म कब हो रहा है, वहां से 5 साल ड्रॉ करना है। 5 साल के अंदर हुआ है 2 लाख, बाद में हुआ है तो 30,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है, सही तरह से एग्जाम में कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या तक क्लियर है, ओके। अभी मेन जो आपका एरिया है तकलीफ वाला है वो है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसमें काफी बच्चों को तकलीफ है, एंड स्पेशली फॉर, है ना, कैलकुलेशन पार्ट। तो पहले वापस एक बार बता देता हूं, ये हो गया। अभी पहले बताऊंगा व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। उसके पहले देखते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है। अभी इसमें एग्जाम में आपको 4 डेट्स दिए जाएंगे। पहला दिया जाएगा कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। दूसरा होगा डेट ऑफ बोरोइंग। फिर और 2 डेट देंगे आपको, डेट ऑफ कंप्लीशन एंड डेट ऑफ रीपेमेंट, है ना। तो इन दोनों को मैं सेपरेट कर देता हूं। ये रहा पार्टीशन। ठीक है, ओके। अभी ये जो 2 डेट्स है, इसमें से अपने को लेना है लेटर, है ना। तो कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डेट ऑफ बोरिंग, इसमें से लेना है विच एवर इज लेटर। इसमें से एक नहीं दिया तो फिर वही लेना है। अब इसमें क्या करना है, अपने को इसके पहले का लेना है 31 मार्च, इसके पहले का लेना है 31 मार्च एंड दूसरा है डेट ऑफ रीपेमेंट, डेट ऑफ रीपेमेंट इसमें से लेना है विच एवर इज अर्लियर। अभी 31 मार्च कौन सा लेना है, प्रायर टू कंप्लीशन। तो आपको कंप्लीशन का डेट दिया जाएगा, उसके पहले का 31 मार्च लो और फिर उसको डेट ऑफ रीपेमेंट से कंपेयर करो, है ना। तो इन दोनों में से अर्लियर और इन दोनों में से लेटर, तो ये जो दोस्तों पीरियड आएगा, है ना, ये जो पीरियड आएगा, बराबर है। हेलो,
तो इसमें से अपने को लेना है विच एवर इज अर्लियर, और इसके अपन न्यूमेरिकल भी करेंगे, डोंट वरी, अभी थ्योरेटिकल के लिए। तो ये 4 डेट्स आपको आइडेंटिफाई करना है, कौन से, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले दो में से विच एवर इज लेटर, दो में से एक दिया तो वही लेंगे। डेट ऑफ कंप्लीशन के पहले का 31 मार्च लो, रिपेमेंट से कंपेयर करो विच एवर इज अर्लियर, और ये ऐसे आप लिखेंगे तो ये आएगा। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, ओरली करना चाहते हैं एंड देन देयर इज कंफ्यूजन। जैसे मैंने टेबल बनाया, मेक अ टेबल, डेट लिखो, अर्लियर लेटर मार्क करो, सिंपल, आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बन गया। क्योंकि ये स्टेप करेक्ट आता है तो ही आगे का कैलकुलेशन सही होगा, है ना। तो अपन कैलकुलेशन भी करेंगे बट पहले ये स्टेप तो आपको बराबर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इट इज अ पीरियड कमेंसिंग ऑन डेट ऑफ commencement of construction or day of borrowing, whichever is later, and ending on 31st March prior to completion of construction or date of repayment, whichever is earlier। तो अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहले दो में whichever is later है, बाद में whichever is earlier है। Now pre-construction interest is deductible in 5 equal installment commencing from the year in which construction is completed। ओके, तो ये यहां से कंप्लीशन कहां से हुआ, यहां से अगले 5 साल में आपको रिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट का जो 5 साल है वो अलग है, यहाँ पे दो बार 5 साल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरेस्ट का जो 5 साल है वो 2 लाख मिलेगा या 30,000 उसके लिए है। ये जो 5 साल है, ये जो आपका अमाउंट आता है, कोई भी अमाउंट हो उसको 5 साल में स्प्लिट करना है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। सो वी आर यूजिंग 5 years 2 times। एक बार वो 2 लाख की लिमिट के लिए चेक कर रहे हैं और एक बार 5 साल निकालने के लिए भी अपन कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी देखो एक क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको कि 5 साल का मतलब क्या है। कंप्लीशन 5 साल में हुआ है, यहां से अपन 5 साल निकालेंगे, ईयर 1 2 3 4 5। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये 5 साल जो है इसमें अपना प्रीवियस ईयर होना चाहिए। तो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 24-25 है, तो आपको इस साल रिडक्शन मिलेगा। सेकंड कंप्लीशन 24-25 में हुआ है, यहां से 5 साल में अपना यहाँ पे है, तो यहाँ पे 5 साल निकालते समय जिस साल कंप्लीशन हुआ है वो साल काउंट करना है, ठीक है। अभी एज्यूम करो 17-18 में कंप्लीशन हुआ है, तो चेक करना और मेरे को आप आंसर देना, इस 5 साल में कहीं पे भी है क्या 24-25? नहीं सर, कहीं पे भी नहीं है, इसलिए इस साल आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो एग्जाम में धड़ाधड़ कैलकुलेशन नहीं करना है, उस 5 साल में अपना 24-25 होना जरूरी है। तो मैं आपको टिप देता हूँ, लिख के रखना कि अगर 24-25 अपना अगर 5th ईयर है, तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ईयर 1 2 3 4 5। तो अपना अगर प्रीवियस ईयर ये है 24-25, ठीक है, तो अपना कंप्लीशन एटलीस्ट 20-21 में होना जरूरी है। तो एग्जाम में अगर कंप्लीशन 20-21 से पहले है तो स्ट्रेट अवे नोट लिख दो कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इज ऑलरेडी ओवर, तो उसका आपको वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, टेंशन आपका आधा खत्म। क्योंकि 20-21 से पकड़ के 5 साल हो रहे ना, तो अपना कंप्लीशन कहाँ पे होना चाहिए, 20-21। अगर उसके पहले है तो डरने की बात नहीं है, अपने को वर्किंग नहीं करना है। तो प्लीज ये हिंट दे रहा हूँ जिससे आपका आधा सफर कम हो जाएगा। तो प्री कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले चेक करो कि जिस साल कंप्लीट हुआ है वहां से 5 साल में अपना 24-25 आ रहा है क्या, आ रहा है तो वर्किंग करना है, नहीं आ रहा है तो नहीं करना है। उसके पहले तो छोड़ दो, तो 19-20 या उसके पहले है तो वर्किंग नहीं करना है, प्लीज अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स, इंटरेस्ट इज अलाउड डिडक्शन ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब ये जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है ये आपको ड्यू बेसिस पे मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इंटरेस्ट ड्यू 39,000, पेड 34,000, बताओ कितना डिडक्शन आपको मिलेगा। तो 39,000 का ही आपको डिडक्शन मिलेगा ड्यू बेसिस पे, ठीक है, ये ध्यान रखना अच्छे से। इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट मतलब क्या है, अपन ने ईएमआई टाइमली पे नहीं किया तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि दैट इंटरेस्ट इज नॉट फॉर हाउसिंग लोन, इट इज फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ ईएमआई है। नेक्स्ट, नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी ब्रोकरेज फॉर अरेंजिंग लोन, तो जो ब्रोकरेज है उसके लिए अगर आपने कुछ किया है, मतलब ब्रोकरेज दिया है लोन लेने के लिए, उसका नहीं मिलेगा, है ना। लोन प्रोसेसिंग भी होता है, ये ब्रोकरेज है, नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन अ फ्रेश लोन मतलब क्या है, पुराना लोन रिपे करने के लिए आपने नया लोन लिया है, ऐसा हम कब करेंगे,
ऐसा हम तभी करेंगे जब, सुनो कब करेंगे, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा अपन तभी करेंगे जब नया रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, मतलब पुराना वाला। तो अभी मैंने 8-9% से लोन लिया, नया बैंक 6% दे रही है एग्जाम्पल, तो मैं लोन स्विच कर दूंगा। तो इंस्टेड ऑफ पेइंग ईएमआई टू वन बैंक आई पे ईएमआई टू अनदर बैंक, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडिया के बाहर से आपने लोन लिया तो टीडीएस कट करना जरूरी है, तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड लास्ट, इफ लोन इज टेकन बाय मॉर्गेजिंग वन हाउस प्रॉपर्टी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अनदर हाउस प्रॉपर्टी, देन इंटरेस्ट ऑन सच लोन शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन फ्रॉम द इनकम ऑफ सेकंड हाउस। मतलब क्या, ध्यान से सुनना, मेरा पूना में एक घर है, मैंने उसके अगेंस्ट लोन लिया है, ठीक है, लेकिन वो पैसा मैंने मुंबई के घर के लिए यूज किया है। तो लोन लिया अगेंस्ट पुणे प्रॉपर्टी, यूज हुआ है मुंबई के प्रॉपर्टी के लिए, उसका जो इंटरेस्ट का डिडक्शन है मुंबई के प्रॉपर्टी के लिए मिलेगा। वी वांट लोन फॉर प्रॉपर्टी, वी डोंट वांट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वी वांट लोन फॉर प्रॉपर्टी, वी डोंट वांट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, या तो कोई प्रॉब्लम? ओके, नाउ अभी यहाँ पे अपन करेंगे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैलकुलेट। अच्छा देखो, डेट ऑफ लोन टेकन दिया है, कंस्ट्रक्शन एंड डेट ऑफ रिपेमेंट। अभी मैंने कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं दिया, तो ये डेट मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पे, ये तो स्टार्टिंग डेट ये होगा। अभी कंप्लीशन कब हुआ है ये, अभी इसके पहले का 31 मार्च कब होगा, 31 मार्च 18। रिपेमेंट कब हो रहा है, 10/1/2025, विच एवर इज अर्लियर, सो डेट होगा 31 मार्च 18। लेकिन ये मैंने प्रैक्टिस के लिए सॉल्व किया है, एग्जाम में आप सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि कंप्लीशन 2021 के पहले हुआ है, इसका आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला, ये बस प्रैक्टिस के लिए मैं सॉल्व करके ले रहा हूँ, है ना। सो ये 2021 के पहले घर पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में। नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो फिक्स रहेगा 1 जून 2016 से, अभी इसके पहले का 31 मार्च, बोलो 27 जनवरी 2018 के पहले का 31 मार्च, 31 मार्च 2017 और 2026, बोलो कौन सा अर्लियर है, 31 मार्च 2017। आगे एग्जाम में इसका वर्किंग नहीं करना है, क्योंकि कंप्लीशन 17-18, 18-19 में हुआ है, जो भी है, तो अपने को 20-21 के बाद का चाहिए। ये जस्ट कैलकुलेशन, मतलब पीरियड समझने के लिए, इंटरेस्ट इसका कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। चलो तीसरा आप कैलकुलेट करो, बताओ कितना आंसर आएगा। स्टार्टिंग तो 1 जून 2018 होगा से, इसके पहले का 31 मार्च, 31 मार्च 19 और 2018, विच एवर इज अर्लियर, सो 31 मार्च 19 होगा। सो 31 मार्च 2024 इसके पहले का। हाँ अभी देखो यहाँ पे क्या, ये स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ पे जिस फाइनेंशियल में लोन लिया है उसी फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे पीरियड निकालेंगे तो पीरियड उल्टा आएगा, आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, तो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड नहीं होगा। इस पीरियड का जो भी इंटरेस्ट होगा वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा, है ना। तो ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे डेट ऑफ लोन जब लिया है एंड जब कंप्लीशन हुआ है, जब लोन लिया एंड कंप्लीशन हुआ है, ये एक ही साल में है, तो यहाँ पे प्री कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा। कहाँ से कहाँ तक, जिस दिन लोन लिया जिस दिन पे किया, तो 1 अप्रैल से 28 फरवरी, ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन होगा, और उसका आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मतलब एज अ पोस्ट पूरा मिलेगा, इसमें डिवाइड बाय 5 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, जब आप इंटरेस्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले आपको प्री का देखना है, फिर आपको पोस्ट का देखना है, अगर रहेगा तो इन दोनों का टोटल आएगा, टोटल आने के बाद दो पार्ट में इसको डिवाइड करना है, एसओ प्रॉपर्टी है या लेट आउट, फिर एसओ है तो दो पार्ट में डिवाइड होगा कि लोन कब लिया है, बिफोर 1499 है या फिर ऑन और आफ्टर 1499 है। अगर बिफोर है तो कितना मिलेगा सब मिला के
30,000 और इंटरेस्ट विच एवर लेस, आफ्टर है तो 2 लाख और इंटरेस्ट विच एवर इज लेस, एंड यहाँ पे एक्चुअल। तो ऐसे एग्जाम में करना, प्री लो पोस्ट लो, यहाँ पे 2 अमाउंट आएंगे, फिर टोटल को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एसओ लेट आउट चेक करना है, एसओ में फिर वापस 2 पार्टीशन, बिफोर आफ्टर। अच्छा, आफ्टर लेते समय अगेन वो 5 साल का कंडीशन ध्यान में रखना है कि कंप्लीशन 5 साल में होना चाहिए, नहीं तो वापस 30,000 ही मिलेगा। तो ये सब क्रॉस चेक कर, तो दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। मैं बताना क्या चाहता हूँ, ये फाइनल आंसर नहीं है। इसके बाद ये तो इंटरेस्ट का अमाउंट है, हाँ लेट आउट है तो फाइनल आंसर है, क्योंकि लेट आउट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो रिस्ट्रिक्शन ही रिस्ट्रिक्शन है। तो ये ऐसे आपको करना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझा आपको? तो ये था पूरा डिटेल डिस्कशन ऑन इंटरेस्ट। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ अनरेज्ड रेंट एंड रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, है ना। तो एकदम सिंपल है, इसका जब रिकवरी होगा, है ना, तो 30% आपको रिडक्शन मिलेगा ना। अनरेज्ड रेंट टैक्स क्यों होगा? क्योंकि अपन ने जेवी निकालते समय उसको माइनस किया है, तो बाद में जब ये रिकवर होगा तो आपको इनकम में ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली एरियर्स ऑफ रेंट में भी क्या होगा, बोला क्या होगा? एरियर्स ऑफ रेंट में भी सेम होगा 30%। व्हाट इज एरियर्स? इंक्रीज इन रेंट विद बैकडेटेड इफेक्ट, मतलब बैकडेटेड रेंट में इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये जब भी मिलेगा आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा। ये कैश बेसिस पे टैक्स है, मतलब ये जिस साल मिलेगा उस साल टैक्स देना है, एंड उस साल आपके पास वो प्रॉपर्टी नहीं भी रहेगा, आपने बेच दिया प्रॉपर्टी, तो भी इसका हेड चेंज नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा, एकदम सिंपल। देन नेक्स्ट इज कोओनरशिप। नाउ व्हाट इज कोओनरशिप? जहां पे एक घर 2 लोगों ने मिलके लिया है, तो इसका डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करता हूं, है ना। तो कोओनर में एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक आ सकता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है, एक आ सकता है लेटेड हाउस प्रॉपर्टी है। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो क्या होगा? तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो ईच कोओनर को 2 लाख का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। एंड लेट आउट है तो आपको एक ही प्रॉपर्टी मानना है, जो आएगा फाइनल आंसर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसको उनके रेशो में स्प्लिट करना है। तो ऐसा प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख का इंटरेस्ट मिलेगा, बट दोनों को 2-2 लाख मिलेगा, बाकी जीवी नील, म्यूनिसिपल टैक्स नॉट अलाउड, वो तो सब सेम रहेगा। एंड लेट आउट है तो एज अ वन प्रॉपर्टी पूरा कैलकुलेशन करो, जो फाइनल आंसर आएगा उनका जो रेशियो रहेगा उस रेशियो में डिवाइड करके उनके इनकम में ऐड करना है। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये सब मैंने दिया है। नेक्स्ट, अगर आपने फर्म को प्रॉपर्टी दिया है तो क्या होगा? अभी डिपेंड्स, एज अ मैं एक फर्म में पार्टनर हूं, मैंने उनको प्रॉपर्टी दिया है, तो किस कैपेसिटी में दिया है? एज अ शेयर ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, तो मेरे को रेंट मिलेगा ही नहीं, मेरे को शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा, तो बिजनेस इनकम होगा। एंड एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है, प्रॉपर लेट आउट ही किया है फॉर अ रेंट, तो फिर वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तो किस कैपेसिटी में दिया है वो देखना है। एंड लास्ट, अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है तो क्या होगा आपको पता है, अगर आप आरओआर हो तो इंडियन एंड फॉरेन इनकम पे टैक्स देना है, एंड बाकी सभी लोगों को टैक्स कब देना है? अगर वो इंडियन इनकम है तो। मैंने पहले ही कहा था इंडियन इनकम कब बनता है, या तो रिसीव्ड इंडिया में होना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना है कि जब भी आपको प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर, तो रेंट फॉरेन करेंसी मिलेगा, तो जब रेंट फॉरेन करेंसी मिलेगा तो क्या होगा, पूरा साल का रेंट जोड़ना है, और 31 मार्च का जो रेट है, 31 मार्च दैट इज एंड ऑफ द फाइनेंशियल, वो जो ये है रेट, उससे उसको मल्टीप्लाई करना है। तो पूरे साल का रेंट मल्टीप्लाई बाय 31 मार्च का बाइंग रेट। बाइंग रेट मतलब करेंसी खरीदने का रेट। करेंसी के 2 रेट्स होते हैं, सेलिंग एंड बाइंग। एंड फॉरेन करेंसी में आपने जो भी खर्चा किया, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, वो सब भी माइनस होगा, म्यूनिसिपल टैक्स सब भी माइनस होगा। तो दैट्स इट गाइस, ये था एक हाउस प्रॉपर्टी का थ्योरी का रिवीजन, ठीक है। आई होप आपने इसको एंजॉय किया है। न्यूमेरिकल का रिवीजन भी अलग से होगा, तो जैसे रेगुलर क्लास में होता है आपको ये रिवीजन देखना है एंड फिर न्यूमेरिकल भी देखना है, तो ऐसे अपन दोनों का रिवीजन लेते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।